स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। नमस्कार साथियों, मैं हूं डॉक्टर पंकज मिश्रा और स्वागत है आपका स्टडी IQ IAS पर। साथियों, क्या आप नए साल पर कहीं घूमने का प्लान कर रहे हैं? क्या आप भी 26 दिसंबर के बाद रेलवे में टिकट बुक करवाने वाले हैं? तो जरा रुकिए, क्योंकि अब आपकी जेब का बोझ बढ़ने वाला है। वास्तव में खबर आ रही है कि भारतीय रेलवे ने फेयर रेशनलाइजेशन के नाम पर सभी प्रकार के किरायों में बढ़ोतरी कर दी है। अब सोशल मीडिया पर एक बहस छिड़ गई है कि क्या यह महंगाई की मार है या फिर रेलवे के विकास की जरूरत। आज के इस सेशन में हम केवल आंकड़ों की बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे उस बैलेंस शीट की जो अश्विनी वैष्णव बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं, सुधारने को दिखा रहे हैं। हम जानना चाहेंगे कि यह 600 करोड़ रुपए का गणित क्या है। तो चलिए विस्तार से बात करते हैं। वास्तव में रेलवे ने फेयर रेशनलाइजेशन के नाम पर किरायों में लगातार सारे किरायों में वृद्धि की है और यह कहा गया है कि किराया युक्तिकरण का क्या तात्पर्य है। किराया युक्तिकरण का तात्पर्य है कि वास्तविक परिचालन लागत, यात्रा की दूरी, सेवा की गुणवत्ता दर्शाने के लिए टिकटों की कीमतों को समायोजित करना। यह केवल बढ़ोतरी नहीं है, यह व्यापक वृद्धि है जो युक्तिकरण की दूरी, बैंड, ट्रेन श्रेणियों और लागत वसूली के सिद्धांतों पर किराए का पुनर्गठन किया जा रहा है। साथियों, इस खबर को आसानी से समझने के लिए, आसान भाषा से समझने के लिए मैं इसको छोटे छोटे फॉर्मेट में बांट देता हूं। अगर आपकी यात्रा 215 किलोमीटर से कम की है, अगर आप 215 किलोमीटर से कम की यात्रा कर रहे हैं तो आप पर इसका कोई असर नहीं पड़ने वाला है, आपकी जेब सुरक्षित है। लेकिन अगर 215 किलोमीटर से ज्यादा की यात्रा करने वाले हैं तो 1 पैसा प्रति किलोमीटर का अंतर पड़ेगा, यानी कि अगर आप 500 किलोमीटर जाते हैं तो सिर्फ 5 रुपए का अंतर आएगा। मेल, एक्सप्रेस और एसी के क्लास में अगर आप ट्रेवल कर रहे हैं तो 2 पैसे प्रति किलोमीटर की वृद्धि की गई है, यानी कि 1000 किलोमीटर की यात्रा करने पर मात्र 20 रुपए का फर्क आएगा। तो अब आप कहेंगे कि इतने छोटे से अंतर के लिए आप वीडियो क्यों बना रहे हैं, बताना क्या चाहते हैं, इतना शोर क्यों मच रहा है? तो समझिए साथियों, शोर इसलिए है क्योंकि भारत में रेलवे केवल एक ट्रांसपोर्ट का साधन नहीं है, यह एक इमोशन है। हमें देखना होगा कि करोड़ों लोग डेली ट्रेन में सफर करते हैं और ये 1-2 पैसे मिल करके सरकार के खजाने में 600 करोड़ रुपए जोड़ देंगे। यहां राहत की बात यह भी है कि जो उपनगरीय ट्रेन है, जो MST पास वाले लोग हैं, उन पर यह वृद्धि लागू नहीं की गई है। छोटी सी बहस बहुत बड़ा, छोटा सा जो वृद्धि है वो बहुत बड़ा असर भी डालती है, क्योंकि सालाना 8 अरब यात्री यात्रा करते हैं और अगर इसे 5 रुपए भी मायने रखते हैं, क्योंकि संचयी प्रभाव इसका बहुत बड़ा हो जाता है। महत्वपूर्ण यह है कि हमें रेलवे के उस ऑपरेशनल कॉस्ट को भी समझना होगा जिस ऑपरेशनल कॉस्ट का बहाना बताकर यह किराया बढ़ाया जा रहा है, और यह वास्तव में ऑपरेशनिंग रेशियो है क्या। अगर हम भारतीय रेलवे का ऑपरेटिंग रेशियो इस समय देखें तो 98% है, यानी कि भारतीय रेलवे 100 रुपए कमाने के लिए 98 रुपए खर्च करता है। यही चीज अगर हम पूंजी निवेश अधिशेष के तौर पर देखें तो आधुनिकीकरण के लिए न्यूनतम राशि हमारे पास मात्र 2% की भारतीय रेलवे के पास बचती है, जबकि वैश्विक मानदंड के हिसाब से यह 65 से 70% की होनी चाहिए। आखिर सरकार ने जो यह कदम उठाया है वह ऑपरेटिंग रेशियो के नाम पर उठाया है। रेलवे का ऑपरेटिंग रेशियो जो है वो 98% है। इसका मतलब बहुत आसान है कि सरकार के पास, रेलवे के पास महज 2 रुपए बचते हैं अपने अपग्रेडेशन के लिए, अपनी चीजों को बेहतर करने के लिए। 7th पे कमीशन और मैन पावर की अगर हम बात करें तो रेलवे भारत का सबसे बड़ा नियोक्ता है और लगभग 1.15 लाख करोड़ रुपए केवल सैलरी पर खर्च करता है। पेंशन के बर्डन की बात करें तो 60,000 करोड़ रुपए का पेंशन का बिल है रेलवे का, और औसतन रेलवे के यात्रा पर सरकार जो सब्सिडी देती है हर पैसेंजर की टिकट पर, वो 53 से 55% की सब्सिडी होती है। यानी कि रेलवे अगर आप पर 100 रुपए खर्च कर रही है तो उसमें से केवल 45 रुपए का आपसे भुगतान ले रही है। तो अश्विनी वैष्णव जी, जो खुद एक ब्यूरोक्रेट भी रहे हैं, उनका तर्क है कि अगर हमें कवच को, जो एंटी कोलिजन सिस्टम है, उसको अपग्रेड करना है, अमृत भारत स्टेशंस बनाने हैं देश भर में, तो फंड्स कहां से आएंगे? क्या हम हमेशा टैक्स पेयर्स के पैसे पर निर्भर रहेंगे या रेलवे को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में भी आगे बढ़ेंगे? लेकिन
सीधा और इतना आसान रास्ता नहीं है, इसमें बहुत महत्वपूर्ण है दूसरा पहलू सिक्के का। विपक्ष और कई विशेषज्ञों का यह मानना है कि रेलवे धीरे धीरे आम आदमी की पहुंच से दूर होता जा रहा है। वंदे भारत हो या प्रीमियम ट्रेन हो, ये दौर जो नई तरह की ट्रेनों का आया है, इसने साधारण क्लास के यात्रियों की अनदेखी करनी प्रारंभ की है। जब महंगाई पहले से ही चरम पर है, तो क्या यह 1-2 पैसे की भी अगर वृद्धि है तो क्या यह साइकोलॉजिकल दबाव नहीं बनाएगी? साथियों, विचार कीजिए कि भारत सरकार क्या अपना नॉन फेयर रेवेन्यू जैसे कि जमीन का किराया बढ़ाकर, विज्ञापन आदि से अपनी अर्निंग नहीं बढ़ा सकती? कि इसके बजाय वो क्यों हर बार जनता की जेब पर सीधे हाथ डालती है? और मुद्दा यहीं पर है, क्योंकि आम जनता हमेशा परेशान होती है महंगाई से। यह छोटी महंगाई की वृद्धि कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा असर डालती है आम जनता की अर्निंग पर, उसकी बचत पर, उसकी सेविंग और इन्वेस्टमेंट पर। महत्वपूर्ण यह है कि अगर हम वैश्विक तौर पर देखें, भारत बनाम विश्व की बात करें, तो भारत में यात्री किराया में लगभग 45 से 55 पैसे प्रति किलोमीटर है, जबकि जापान में ये 2.5 से 3.5 रुपए प्रति किलोमीटर है। फ्रांस में ये 2 से 3 रुपए प्रति किलोमीटर है। भारत में परिचालन अनुपात 98% है। यही परिचालन अनुपात जापान में 65 से 70% है और फ्रांस में 75 से 80%। अगर हम बात करें सब्सिडी मॉडल की, तो माल ढुलाई से भारी क्रॉस सब्सिडी दी जाती है और यहां पर मॉडल उपयोगकर्ता भुगतान सिद्धांत होता है, जिसमें जापान में न्यूनतम सब्सिडी दी जाती है। फ्रांस में सरकार सामाजिक मार्गों को सब्सिडी अवश्य देती है। तो इस प्रकार अगर हम तुलना करते हैं तो दुनिया में रेलवे का अलग अलग परिचालन मॉडल हमें देखने को मिलता है। हमें अपने परिचालन मॉडल को बहुत ज्यादा ध्यान से देखना और समझना चाहिए। हम कैसा रेलवे चाहते हैं, भारतीय कैसा रेलवे चाहते हैं? क्या सामाजिक जीवन रेखा मॉडल, जो भारतीय रेलवे का ट्रेडिशनल पारंपरिक मॉडल रहा है, वह हमें बेहतर लगता है, जहां पर किफायती और पहुंच को प्राथमिकता दिया जाए, कम परिचालन अनुपात को स्वीकार करें, सरकारी बजट के माध्यम से रेलवे को वित्त पोषित करें और रेलवे को एक सार्वजनिक सेवा के रूप में, न कि लाभ के केंद्र के रूप में स्थापित किया जाए, जो कि भारत का एक पारंपरिक मॉडल रहा है, जो कि भारत के लिए एक ऐसा मॉडल रहा है जो कि कल्याणकारी राज्य को प्रोत्साहित करता है। जबकि दूसरा ऑप्शन यह है कि हम व्यवसायिक रूप से व्यवहार्य मॉडल डेवलप करें, जहां पर लागत वसूली मूल्य निर्धारण की ओर से बढ़े, सब्सिडी कम करें, दक्षता बेहतर करें, प्रीमियम सेवाओं में निवेश करें और रेलवे एक स्थायी उद्यम के रूप में सेवा और वित्त को संतुलित करे। अथवा हमारे पास तीसरा ऑप्शन भी है कि हम कैसा रेलवे चाहते हैं, वह है हाइब्रिड मॉडल, जहां पर हम डिफरेंशिएटेड अप्रोच अपना सकते हैं। आवश्यक मार्गों और वर्गों को सब्सिडी दे दें, प्रीमियम सेवाओं को व्यावसायिक रूप से मूल्य निर्धारण करके दें, गैर किराया राजस्व बढ़ाएं और कई हितधारकों को संबोधित करने वाला संतुलित शासन अपनाएं। आपकी नजर में भी यह बहुत महत्वपूर्ण है कि आप भारत में किस प्रकार की रेलवे की सर्विस चाहते हैं। आप भी कमेंट करके अवश्य बताइएगा। आपको मॉडल नंबर 1 अच्छा लगेगा, मॉडल नंबर 2 अच्छा लगेगा या मॉडल नंबर 3 अच्छा लगेगा? आप भारत के लिए किस प्रकार की रेलवे चाहते हैं? क्योंकि हर बार किराया वृद्धि के साथ एक बड़ी डिबेट शुरू होती है। भारत का एक बड़ा वर्ग अभी भी गरीब वर्ग है। भारत का एक बड़ा वर्ग, लगभग 50% जनसंख्या, देश का केवल 10% भी संसाधन ओन नहीं करती। तो आप जानते हैं कि भारत में कितनी असमता है। क्या उस गरीब, उस कमजोर व्यक्ति के लिए थोड़ा थोड़ा किराया वृद्धि भी उसके एक मासिक और एक एनुअल जो कॉस्ट है उसमें वृद्धि नहीं करेगा? यूपीएससी के नजरिए से भी अगर हम इसको देखें तो यूपीएससी में शासन और प्रशासन में सार्वजनिक उद्यमों में निर्णय निर्माण, सार्वजनिक दायित्वों के साथ वाणिज्यिक व्यवहारिकता को संतुलित करना और मूल्य निर्धारण नीति में पारदर्शिता, सीओपीयू का मामला आपके लिए हमेशा से महत्वपूर्ण रहता है। सार्वजनिक वित्त से भी यह मामला जुड़ता है, जहां पर सब्सिडी युक्तिकरण, राजकोषीय अनुशासन, क्रॉस सब्सिडी तंत्र और बजट आवंटन प्राथमिकताओं पर आपका टॉपिक अटैच होगा। इससे बुनियादी ढांचे के विकास के साथ साथ सामाजिक न्याय एक बड़ा मुद्दा जुड़ेगा, जहां मूल्य निर्धारण में समानता, कमजोर वर्गों पर प्रभाव, आवश्यक सेवाओं तक पहुंच और प्रगतिशील नीति डिजाइन, इन सब मामलों को अगर आप ऐड करेंगे तो पॉलिटी, इकोनॉमी और साथ ही साथ सोसाइटी के कई सारे एंगल्स को ये एरिया टच करेगा। यूपीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। तो आप इसको महत्वपूर्ण रूप से, और अवसंरचना के दृष्टिकोण से भी आपको इकोनॉमी के सेगमेंट में अवसंरचना का प्रश्न हर साल मिलता है, तो इसको ध्यान से देखिएगा।
कोई भी कमेंट कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं आपको अपना टेलीग्राम चैनल भी बता देता हूं, यूपीएससी मेंटोर पंकज सर, इसे ज्वाइन कर लीजिए क्योंकि यहां पर आपको मेरे सारे वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे, साथ ही साथ आपको सारे अपडेट्स भी मिल जाया करेंगे। एक छोटा सा अनाउंसमेंट उन बच्चों के लिए जो 2027 के लिए यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं अथवा 2028 के लिए यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं, उन सभी बच्चों के लिए स्टडी IQ IAS प्रतिज्ञा प्लस बैच लेकर के आया है। और यह प्रतिज्ञा प्लस बैच महत्वपूर्ण रूप से P2I कोर्स होता है, यानी कि प्रीलिम्स टू इंटरव्यू का कोर्स होता है, जिसमें आपकी पूरी तैयारी इसी बैच में करवाई जाती है, बेसिक से एडवांस तक। महत्वपूर्ण रूप से ये आपको इंग्लिश में भी मिलेगा, हिंदी में भी मिलेगा और इंग्लिश में भी मिलेगा। इन बैचेस में आपको एक बड़ा डिस्काउंट भी दिया जा रहा है इस समय, तो आप जल्द से जल्द इसे ज्वाइन कीजिए क्योंकि 26 दिसंबर से ये बैच शुरू हो रहे हैं। ये आपके पूरे टारगेटेड बैच होंगे। इसमें आपको बुक, स्टडी मटेरियल, नोट्स, टेस्ट सीरीज, मेंटोरशिप, एवरीथिंग इज अवेलेबल। और अगर आप किसकी और डिटेल जानना चाहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसके लिंक दिए गए हैं, आप उसको क्लिक करके सारी डिटेल्स को बेहतर देख सकते हैं। आप हमारे ऐप और वेबसाइट को भी विजिट कर सकते हैं, जहां पर आप डेमो क्लासेस भी देख सकते हैं। महत्वपूर्ण यह है कि आपको ये डिस्काउंटेड फीस कब मिलेगी, जब आप PK लाइव कोड का इस्तेमाल करेंगे। आप ध्यान रखिए, जब भी आप स्टडी IQ से कोई भी कोर्स लें, PK लाइव कोड का इस्तेमाल करें। यह फैकल्टी कोड है, यह मेरा फैकल्टी कोड है, जिससे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट स्टडी IQ के हर एक बैच पर मिलेगा। थैंक यू सो मच। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।